आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखने से पहले ये देखते हैं कि प्राचीन कुछ सभ्यताओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ वह किसी न किसी नदी घाटी में हुआ। तो पहला है मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा है मिस्र की सभ्यता। तीसरा है भारत और चौथा है चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ दजला फरात नदियों के तट पे हुआ। दजला फरात। मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ। भारत का देखेंगे चीन का विकास जो है हांगहू नदी घाटी में हुआ। तो इस तरह देखें तो इन सभी या जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ वह नदी घाटियों के तट पे हुआ। क्योंकि यहां से इन्हें पानी की आपूर्ति हो जाती थी और इस क्षेत्र में क्योंकि दजला फरात जो नदियों का तट पे जो होता था यहाँ का जो मिट्टी होती थी उपजाऊ होती थी। जो मिट्टी होती थी वह उपजाऊ होती थी और कृषि के लिए उपयुक्त होती थी। अधिक कृषि होता था। इसलिए जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ वह किसी न किसी नदी घाटी के तट पर ही हुआ। तो भारत का भी में जो सभ्यता का विकास हुआ उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के विकास की जानकारी कैसे हुई। 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक टीला को देखा। इन्होंने एक टीला को देखा। सर्वप्रथम इन्होंने एक टीला को देखा और इन्होंने अपने लेख में इस स्थल का उल्लेख किया। इस स्थल का उल्लेख हड़प्पा के नाम से किया। अपने लेख में इन्होंने सर्वप्रथम इस स्थल के बारे में उल्लेख किया है। अगर पूछे कि इस स्थल के बारे में सर्वप्रथम किसने देखा है तो सर्वप्रथम जो देखने वाले व्यक्ति हैं वह चार्ल्स मैसन पहली बार इन्होंने देखा। दूसरी बार 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल का सर्वेक्षण किया। 1856 में इन्होंने हड़प्पा का प्रथम बार इन्होंने मानचित्र बनाया। इन्होंने पहली बार इस स्थल का मानचित्र बनाया और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ और स्थापना किसने किया तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया।
अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का इन्हें जनक भी कहा जाता है। इन्हें जनक भी कहा जाता है। तो 1856 में पाकिस्तान के कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये 2 इंजीनियर थे। इनका नाम था जॉन, इनका विलियम। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इनको बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के निर्देशन में या प्रमुख यही थे और इन्होंने ही इस रेलवे लाइन को बिछवा रहे थे। तो जब इसमें कंकड़ पत्थर की जरूरत पड़ती है तो कुछ अगर कम पड़ गए कंकड़ पत्थर तो इन्होंने बगल के टीले से मजदूरों को आदेश दिया कि आप यहाँ से खुदाई करके कुछ ईंटें जो पत्थर मिले वो लाकर इसमें आप भर दो। तो मजदूरों ने क्या किया कि यहाँ से तोड़ के लाकर इसमें भरना शुरू कर दिया। तब इनका ध्यान इस स्थल की तरफ गया कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ईंटें प्राप्त हो रही है, कुछ मृतभांड प्राप्त हो रहा है। तब इन्होंने इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को इन्होंने दिया। तब 1921 में जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने तो इन्हीं के निर्देशन में 2 भारतीय दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तब इन्होंने पाया इस स्थल से, जब इन्होंने सर्वेक्षण किया, खुदाई की, तब इन्होंने पाया कि नहीं, यह एक अलग सभ्यता है। इन्होंने एक अलग सभ्यता की इन्हें पता चला। इस तरह भारतीय प्राचीन सभ्यता के बारे में पता चला। इसकी जब खुदाई इन्होंने किया तब इनको पता चला कि नहीं, ये तो एक प्राचीन सभ्यता है। तब अनेक स्थलों की खुदाई शुरू हो गई। एक बार देखते हैं कि सर्वप्रथम इस टीले की तरफ जो ध्यान 1826 में चार्ल्स मेसन का जाता है। जब उसने देखा तो उसने अपने लेख में इस स्थल का नाम हड़प्पा नाम से उल्लेख किया। तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम उस स्थल का दौरा किए, सर्वेक्षण किए, परंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तो 1856 में सर्वप्रथम इन्होंने ही अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही हड़प्पा सभ्यता का पहली बार मानचित्र इन्होंने बनाया। और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये बिछाने वाले जॉन और विलियम। तो रेलवे लाइन जब बिछाया जा रहा था तो इसमें कंकड़ पत्थर की भी कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ती है।
जब कम पड़ गई, इन्होंने अपने मजदूरों को आदेश दिया कि जो टीला आसपास, जो पास के जो टीला है वह दिखाई जो दे रहा है, वहां से आप खोद करके ईंटें लाकर इसमें भर दो। तब जब मजदूर गए वहां से खुदाई करके लाए, तब इनका ध्यान उस स्थल की ओर गया और उसके ईंट को देखा, वहां पे कुछ इन्हें मृतभांड भी मिले। तब इस स्थल के बारे में इन्होंने अपने अधिकारियों को दिया। तो 1921 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के जब हेड बने, तब इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का खोज की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज की। इस तरह से उन्हें एक प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। और सभ्यता के नामकरण के बारे में देखते हैं। नामकरण, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और अंतिम में हड़प्पा सभ्यता। विद्वानों ने कहा कि इस युग में पहली बार कांसे का प्रयोग शुरू हुआ है, इसलिए इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाना उचित होगा। नगरीय सभ्यता, कुछ विद्वानों ने कहा कि यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नाम जो है 1932 में जॉन मार्शल ने दिया। इसका नाम जो है जॉन मार्शल ने दिया। रफीक मुगल साहब ने कहा कि इस सभ्यता का विकास सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाना चाहिए। इसके बहुत सारे नाम आ गए। ये हुआ कि अब इसका उपयुक्त नाम क्या होगा, विद्वानों में ये हुआ कि इसका उपयुक्त नाम क्या रखा जाना चाहिए। ये हुआ कि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल क्या है। इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा को सर्वप्रथम 1921 में खोजा गया और इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता, इसी के नाम पे जो है हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि बहुत सारे नाम आ गए और लोगों ने तर्क भी दिया कि कुछ लोगों ने कहा कि सिंधु एवं उसके सहायक नदियों पर बसे होने के कारण या इस सभ्यता का विकास होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाना उचित होगा। फिर जो है देखा जाए तो इसका विकास सरस्वती नदी एवं गंगा नदी एवं सरस्वती नदी के तट पर भी इस सभ्यता का विकास देखा गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसको सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहा जाना चाहिए, लेकिन फिर इसका उत्खनन जारी हो रहा है। इस सभ्यता के स्थल के बारे में खोज जारी रहा और देखा गया कि इसका विकास सिंधु सरस्वती
गंगा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके बाहर भी कुछ स्थल खोजे गए। जिसे महाराष्ट्र में भी खोजे गए स्थल, गुजरात में भी खोजे गए। तब कहा कि नहीं, इसका उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए। तब विद्वानों ने कहा कि नहीं, इसका उपयुक्त नाम जो है, पहला स्थल जो खोजा गया उसी के नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा। तो उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है, और हड़प्पा स्थल के नाम से ही हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा गया। अगर प्रश्न पूछे कि इसका उपयुक्त नाम क्या है, इसका उपयुक्त नाम क्या है, प्रश्न में दे दे सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, नगरी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, और दे दे अंतिम जो है पांचवा हड़प्पा सभ्यता। तो वह होगा जिसे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, दे दे सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा कांस्ययुगीन सभ्यता, तीसरा नगरीय सभ्यता, चौथा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब प्रश्न पूछता है या पूछा है उपयुक्त नाम इसका क्या होना चाहिए। इसका उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। कालक्रम, कालक्रम के बारे में देखते हैं। तो जॉन मार्शल ने इसका जो काल निर्धारण किया है 3250 बीसी से 2750 बीसी तक। मार्टिन व्हीलर के अनुसार इसका काल जो है 2500 बीसी से 1500 बीसी निर्धारित किया है। रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल ने इसका काल जो है 2350 बीसी से 1750 बीसी निर्धारित किया है। कालक्रम के बारे में जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 निर्धारित किया है। मार्टिन व्हीलर ने 2500 से लेकर 1500 बीसी निर्धारित किया है। वहीं रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल ने इसका जो काल निर्धारण किया है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। अब इसका हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में केवल 2 क्षेत्र आता है, वह है सुर्तगोई और मुंडेगाग। सुर्तगोई और मुंडेगाग। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदुड़ो, कोटदीजी, आमरी,
सूत्का गेंडोर, सूत्का गेंडोर, सूत्काको, सूत्का, सूत्काको, बालाकोट, डाबरकोट इत्यादि। और भारत में जम्मू कश्मीर, भारत में कश्मीर, दूसरा है पंजाब, हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा है गुजरात, छठवां यूपी, सातवां महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा स्थल खोजा गया है, अब तक सबसे ज्यादा स्थल खोजा गया हुआ है गुजरात में। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजा गया है तो वह गुजरात राज्य में, और सबसे कम स्थल कहीं खोजा गया है तो यूपी में। सबसे कम स्थल प्राप्त हुआ है तो यूपी में। हम लोग एक मैप के माध्यम से इसको देखते हैं। उत्तर में मांडा जो कश्मीर में है, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सूत्का गेंडोर, अब पूरब में आलमगीरपुर, चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, और सूत्का गेंडोर दास नदी के तट पे है। कश्मीर में मांडा था, इसका देखा जाए तो उत्तरी स्थल मांडा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, सबसे दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी स्थल है सूत्का गेंडोर। तो इस तरह अगर हम देखें तो इसका आकार कुछ इस तरह बन जाता है। इसका आकार जो है कुछ त्रिभुजाकार जैसा बन जाता है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार कैसा है तो त्रिभुजाकार, आकार जो है त्रिभुजाकार। इससे पूरब की दूरी 1600 किलोमीटर है। सूत्का गेंडोर से लेकर दैमाबाद अर्थात पश्चिम से पूरब की दूरी 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है 1400 किलोमीटर है। तो इसका अगर देखा जाए तो सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में होगा तो पश्चिम से पूरब में विस्तार सबसे ज्यादा इसका दिखाई देता है, क्योंकि पूरब से या पश्चिम से पूरब विस्तार इसका 1600, जबकि उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका केवल 1400 पाया गया है। पंजाब में यहीं पे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, यहाँ पे है कोट दीजी, चंदुड़ो
मोहनजोदड़ो कोडदीजी चंद्रो, यहीं पे है आमरी, आमरी है, सुक्का गेंडोर हो गया। और अफगानिस्तान में 2 स्थल आता है, सुर्तगोई, सुर्तगोई और मुंडीगाक, सुर्तगोई और मुंडीगाक। यह पड़ता है कहाँ? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये हम लोग विस्तार के बारे में हम लोग इसको देखें, हम लोग इसको देखते हैं। उत्तर, दक्षिण, ये पश्चिम है, ये पूरब। इसे स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तरतम स्थल कौन सा है? तो मांडा है, कश्मीर की अखनूर में पड़ता है। ये किस नदी पे है? तो चिनाब। ये किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है। दक्षिण में कौन सा स्थल है? दैमाबाद, दैमाबाद। और यह जो है प्रवरा नदी पे है। प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। पश्चिम में इसका स्थल है सुत्का गेंडोर, सुत्का गेंडोर जो कि एक बंदरगाह शहर भी है। सुत्का गेंडोर यह दास्क नदी के तट पे है, दास्क नदी। पूर्व में पूर्वी स्थल इसका है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यह मेरठ में पड़ता है, यूपी के मेरठ में। यह हिंडन नदी के तट पे है, हिंडन नदी के तट पे है। हिंडन नदी के तट पे है। प्रश्न पूछता है ये स्थल दे देता है, प्रश्न स्थल दे देता है जिसे मांडा, सुत्का गेंडोर, दैमाबाद, आलमगीरपुर और आगे नदी का नाम मिलाना होता है। तो अगर इस तरह मैप याद है तो उस क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है। अगर पूछे कि सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा है तो वह मांडा होगा। सबसे दक्षिणतम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा हो गया? तो दैमाबाद। सबसे पूर्वी स्थल क्या है? तो आलमगीरपुर है। किस नदी पे है? तो हिंडन नदी के तट पे है। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सुत्का गेंडोर है। और किस नदी पे है? तो दास नदी पे। इसके लिपि देखते हैं। इसकी लिपि में कुल 400 अक्षर हैं। इसके लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इस लिपि को ये सर्प के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा गया है। इसको सर्पिलाकार लिपि भी इसे कहा गया है। इस लिपि को 1925 में पहली बार पढ़ने का प्रयास, इस लिपि को पहली बार पढ़ने का प्रयास जो है बेडेन ने किया था। पढ़ने का प्रयास पहली बार बेडेन ने किया था। सुमेरियन लिपि मानकर पढ़ा था। बेडेन ने इस लिपि को पढ़ने का पहली बार प्रयास किया था और उन्होंने इस लिपि को सुमेरियन लिपि मानकर पढ़ा था। फिर भी अभी तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है
धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है। 17 अक्षरों का एक साइन बोर्ड मिला है। सबसे बड़ा अगर साइन बोर्ड कहीं मिला है तो वह धौलावीरा स्थल से मिला है। कंप्यूटर से पढ़ने वाला पहला व्यक्ति, कंप्यूटर से पढ़ने वाला पहला भारतीय कौन है? तो आई महादेवन है। लेकिन अभी तक भी इस लिपि को सभी लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन किसी को भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। एक बार देखते हैं और इस लिपि में कितने अक्षर हैं? तो 400 हैं। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि, सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसको पढ़ने का पहली बार प्रयास जो है 1925 में बेडेन ने किया था। कौन सा लिपि मानकर? इन्होंने सुमेरियन लिपि मानकर पढ़ने का प्रयास किया था, पर इन्हें सफलता नहीं मिली। कंप्यूटर से पढ़ने वाला पहला भारतीय आई महादेवन है, जो इन्हें भी सफलता नहीं मिली है। अभी तक बहुत लोगों ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, पर आज तक अभी सफलता नहीं मिली। धौलावीरा एक स्थल है, गुजरात में पड़ता है। यहाँ से 17 अक्षरों का एक साइन बोर्ड मिला है। निर्माता के बारे में देखते हैं कि इसके निर्माता कौन है। तो इसको याद करना है ऐसे। प्रजातियों के आधार पे ये बताया गया है। यहाँ पे कुछ कंकाल पाए गए हैं और इसी आधार पे इसका निर्धारण किया है। इसको याद करने के लिए एम और पीएम। एम का मतलब होता है अल्पाइन, एम से होता है मंगोलायड, एम से पी से प्रोटोस्लाइड, पी से प्रोटोस्लाइड, और एम से होता है मेडिटेरियन, या इन्हें भूमध्य सागरीय भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय। मेडिटेरियन का ही सबसे ज्यादा कंकाल पाया गया है। सबसे ज्यादा कंकाल अगर पाया गया है तो मेडिटेरियन का पाया गया है। इसलिए विद्वानों का मानना है इस सभ्यता का निर्माता मेडिटेरियन ने किया है, इसलिए इसे इसका निर्माता माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता किसको माना गया है? तो मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय को ही माना गया है। हम लोग देखते हैं अब इसके उद्भव के बारे में। उद्भव एक पहेली है। पहेली क्यों है? उद्भव एक पहेली, और पहेली क्यों है कि अभी तक यहाँ के लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अभी तक यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसके उद्भव को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद है। दो मत आते हैं इसके उद्भव को लेकर, एक विदेशी, दूसरा है देशी। विदेशी में भी दो मत, एक का है मेसोपोटामिया, विदेशी में दो मत आता है, मेसोपोटामिया और आर्य।
इनका मानना है कि इस सभ्यता का निर्माता मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है। मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आए और इस सभ्यता का विकास किया। आर्य का मानना है कि नहीं, भारत में आर्य यहाँ आए और इस सभ्यता का विकास किया। देशी उत्पत्ति में इनका मानना है कि नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति इस सभ्यता का विकास नहीं किया, बल्कि यहीं के लोगों ने अपनी मेहनत के बल पे इस सभ्यता का विकास किया। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। इसके मानने वाले में है जॉन मार्शल, पिगट, मार्टिन व्हीलर, डीडी कौशाम्बी, इनका मानना है कि इस सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है। किस आधार पे? इनका आधार क्या है? आधार क्या है? तो आधार वह है समानता। इनका कहना है कि दोनों सभ्यताओं में समान अंतर पाया गया है। वह क्या है? दोनों सभ्यताएं शहर है, यहां भी मृदभांड बनाने की कला, मृदभांड बनाने की जो कला यहाँ पे मालूम है, ऐसा ही मृदभांड मेसोपोटामिया के लोग भी बनाते थे। मकान के बारे में, लिपि के बारे में, सड़क है। शहर के बारे में देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता इधर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। यहाँ की सड़कें समकोण पे काटती हुई बनाया गया है, समकोण पे सड़कें हैं। यहाँ पे नालियों की व्यवस्था है, सड़कें हैं, नालियां हैं। जबकि यहाँ पे सड़कें कैसा है? तितर बितर है, नालियों की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। यहाँ के जो मृदभांड है लाल है, गुलाबी है, और इस मृदभांड पे चित्र भी है। मृदभांड में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो मृदभांड है लाल है, गुलाबी है, और उस पे चित्रांकन भी है। पर यहाँ के जो मृदभांड है काला है। ये मृदभांड है, काला है, बिना पेंदी का है। जबकि यहाँ का जो मृदभांड है कुछ ऐसा है। तो मृदभांड में भी कहीं समानता हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ का जो मृदभांड है सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड लाल और गुलाबी है, और मेसोपोटामिया का जो मृदभांड है वह काला है। मकान में ये पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पे कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया है।
यहाँ की लिपि में अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि में 400 अक्षर है। इसके लिपि को अक्षरात्मक लिपि कहा गया है, जबकि मेसोपोटामिया के लिपि में 900 अक्षर है। सड़कें यहाँ पे संपूर्ण पे हैं, व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं, जबकि यहाँ के जो सड़कें मेसोपोटामिया के जो सड़कें हैं वह कैसा है, तो तितर बितर है। तो इस आधार पर देखें तो शहर भी, यहाँ के शहर व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है, वहां के तितर बितर है। मृत भांड में भी असमानता है, मकान में भी असमानता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान जो है पक्के ईंटों के बनाए गए हैं, जबकि वहां के मकान कच्चे ईंटों के बनाए गए हैं। लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह 400 अक्षरों की है और मेसोपोटामिया के लिपि में 900 अक्षर है। सड़कें संपूर्ण पे हैं, जबकि वहां की जो सड़कें बनाई गई हैं मेसोपोटामिया की वह कैसी है, तो तितर बितर है। इस तरह देखा जाए तो कहीं भी समानता दिखाई नहीं पड़ता। तब जो है कुछ विद्वानों ने मानना है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण है या विकास है मेसोपोटामिया के लोगों ने नहीं किया है। इसमें मानने वाले में आते हैं टी रामचंद्रन, एन पुसालकर और बुद्ध प्रकाश। इनका मानना है कि इस सभ्यता का निर्माता आर्यों ने किया है। किस आधार पे, तो समानता के आधार पे। लेकिन अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कहीं भी समानता नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता और ये है सिंधु घाटी सभ्यता। देखें तो धर्म को लेकर देखें, धर्म तो दोनों में है, पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। आर्य क्या थे? ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य क्या है, तो एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्य क्या है, तो ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों को लोहे की जानकारी थी, इन्हें लोहे की जानकारी थी, पर सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे की जानकारी नहीं थी। यहां के लोगों का मुख्य आर्थिक स्थिति जो है कृषि था, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। यहाँ के लोगों का पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हाथी बाघ की जानकारी थी, पर आर्यों को हाथी और बाघ की जानकारी नहीं थी। असमानता तो बहुत दिखाई देता है। इनका मानना है कि समानता क्या है, कि दोनों में धर्म है। रामचंद्रन, एन पुसालकर, बुद्ध प्रकाश कहते हैं कि धर्म को लेकर समानता है कि दोनों में या दोनों लोग अग्नि पूजा का उपासना करते थे। तो धर्म में देखिए, धर्म को दोनों तो मानते हैं। अग्नि उपासना वैदिक लोग भी करते थे और अग्नि की उपासना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे और आर्य क्या थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों को लोहे की जानकारी थी, पर सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हाथी और बाघ की जानकारी थी, पर वैदिक लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। तब लोगों ने भी कहा कि नहीं, विद्वानों ने कहा कि नहीं, आर्य भी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता नहीं हो सकते। ये पर्याप्त अंतर है इसमें। इस तरह हम नहीं कह सकते कि उसमें समानता है, असमानता इसमें भी दिखाई देता है, असमानता इसमें भी बहुत है। इसलिए आर्य इस सभ्यता के निर्माता नहीं हो सकते। तो अब हम लोग पढ़ते हैं देशी उत्पत्ति के बारे में। देशी उत्पत्ति अर्थात कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, इस सभ्यता का निर्माता या विकास यहीं के लोगों ने किया है। कौन कौन है? तो अमलानंद घोष, फेयर सर्विस, रोमिला थापर, एल वासम। इनका मानना है कि इस सभ्यता का विकास यहीं के ग्रामीण लोगों ने किया, किसी विदेशी लोगों का प्रतिफल नहीं है। कैसे? तो अमलानंद घोष ने राजस्थान में एक स्थान है सोथी, और इसे सोथी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह सोथी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का स्थल है। यहां से मृद भांड पाया गया है, अर्थात मिट्टी के बर्तन। यहां से मृद भांड पाया गया है। ठीक ऐसा ही मृद भांड सुरकोटदा से पाया गया है। ठीक ऐसा ही मृद भांड जो मृद भांड सोथी से पाया गया है, सुरकोटदा से भी मृद भांड पाया गया। दोनों मृद भांड में क्या है? मृद भांड में समानता है। दोनों मृद भांड में समानता है। यह पहले का स्थल, ये बाद का स्थल। तो ऐसा लगता है कि सुरकोटदा के लोगों ने यहाँ के लोगों से इस मृद भांड को बनाना सीखा होगा। अर्थात सोथी के लोग क्या हो गए? तो एक तरफ से पूर्वज हो गए, और यहीं के लोगों ने आगे चलकर इस सभ्यता का विकास किया होगा। सुरकोटदा से जो मृद भांड मिला है, ठीक ऐसा ही मृद भांड लोथल से मिला है। समानता, सोथी का मृद भांड जो मिला है वह सुरकोटदा के मृद भांड के समान है, और जो सुरकोटदा से जो मृद भांड मिला है वह लोथल के मृद भांड के समान है। तो इसका मतलब यह है कि सुरकोटदा के लोगों से लोथल के लोगों ने सीखा होगा, अर्थात ये भी पूर्वज हो गया। यहाँ के लोगों ने इसे सीखा होगा, और यहाँ के लोगों ने मृद भांड बनाने की कला इसी सीखा होगा। अर्थात ये ग्रामीण सभ्यता थी, यही ग्रामीण सभ्यता कालांतर में जो है शहरी सभ्यता विकसित हुई। आगे चलकर यहीं के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया।
दूसरा स्थल हम लोग देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक बहुत पुराना स्थल है। यह नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राचीनतम भैंस का साक्ष्य, गेहूं का साक्ष्य, कपास का भी साक्ष्य पाया गया है। तो मेहरगढ़ से नारी की मूर्ति पाई गई है, या बहुत सारी मूर्तियां यहाँ से पाई गई है, मूर्तियां पाई गई। ये मूर्तियां निम्न कोटि की हैं, निम्न है। लेकिन ठीक ऐसी ही मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में, ऐसी ही मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं। और यह मूर्ति कैसी है? सुंदर है। मेहरगढ़ से नारी की मूर्तियां पाई गई हैं, जबकि नारी की मूर्तियां जो मेहरगढ़ से पाई गई हैं वह निम्न कोटि की हैं। लेकिन ठीक वैसी ही मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं और वह उच्च कोटि की हैं, अर्थात सबसे अच्छी मूर्तियां हैं। तो ऐसा लगता है कि ये मूर्ति कला जो है, इस कला को यहाँ के लोगों से इन लोगों ने सीखा होगा। तो एक तरफ से ये पूर्वज हो गए कि इन लोगों ने, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इस कला को, मूर्ति बनाने की कला को मेहरगढ़ से सीखा होगा, अर्थात मेहरगढ़ के लोगों ने इन्हें सिखाया होगा। एवं या इस तरह भी कह सकते हैं कि मेहरगढ़ के लोगों ने ही कालांतर में चल के ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता का निर्माण किया। एक और स्थल आता है, तीसरा है क्वेटा। क्वेटा से आटा पीसने की चक्की पाई गई है। आटा पीसने की चक्की पाई गई है। लोथल से भी आटा पीसने की चक्की पाई गई है। ठीक ऐसी ही चक्की लोथल से भी पाई गई है। तो क्या लगता है कि यही के लोगों ने ही इस सभ्यता का विकास किया होगा। चौथा है कुल्ली। कुल्ली से कुबड़दार बैल पाया गया है। कुबड़दार बैल पाया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का भी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा ही बैल पाया गया है। कुबड़दार बैल पाया गया है। तो ऐसा लगता है कि यहीं के लोगों से इन लोगों ने सीखा होगा। पांचवा है नाल। नाल से मृदभांड पाया गया है। यह मृदभांड लाल है, गुलाबी और चित्रांकन है। ठीक ऐसा ही मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता से पाया गया है। यहां का भी जो मृदभांड पाया गया है लाल है, गुलाबी और चित्रांकन है। मृदभांड के रूप में देखें तो जो नाल का मृदभांड है, ठीक वैसा ही मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाया गया है। इसलिए अमलानंद घोष, सर्विस, रोमिला थापर और एल्बासम का मानना है कि यहीं के लोगों ने ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता का विकास किया। शहरी सभ्यता का विकास किया। सभ्यता के नगर के बारे में पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था दो भागों में बटा हुआ था। इसका जो नगर है दो भागों में
दो भागों में बटा है। पहला है पश्चिम में पाया गया है और दूसरा इसको पूर्वी टीला कहिए और इसको पश्चिमी टीला। इसके नगर दो भागों में बटे हैं, एक पश्चिमी टीला और दूसरा है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा जाता है, दुर्ग टीला कहा जाता है, और पूर्वी टीला को नगर टीला कहा जाता है। दुर्ग टीला में कौन कौन था? यहाँ पे सैनिक रहते थे, यहीं पे अन्नगार था, प्रशासनिक भवन था ये एक तरफ से, प्रशासनिक भवन था। जो बड़े बड़े लोग थे, सम्राट लोग थे, वह दुर्ग टीला में निवास करते थे। और नगर में सामान्य जनता रहती थी। नगर टीला में सामान्य जनता निवास करती थी। यहाँ के जो नगर थे एक क्रमबद्ध तरीके से बसाया गया था। घर जो है बनाया हुआ एक पंक्ति में बनाया गया है। पंक्ति में बनाया गया है। दुर्ग टीला में सैनिक रहा करते थे, ये प्रशासनिक वर्ग यहाँ पर रहते थे, वर्ग के लोग रहते थे, अर्थात यहाँ पे सम्रांत लोगों का निवास स्थान था। दुर्ग टीला के दक्षिण में ही एक कब्र पाया गया है। इसके दक्षिण में एक कब्र पाया गया है और किसने खोजा है? तो मार्टिन व्हीलर ने। मार्टिन व्हीलर ने दक्षिण में एक कब्र खोजा। इस कब्र का इन्होंने नाम दिया है R37। और इस दुर्ग को दुश्मनों से सुरक्षा के लिए रक्षा प्राचीर बनाया गया है। जैसे ये दुर्ग हो गया, दुर्ग टीला। इस दुर्ग टीला के किनारे किनारे रक्षा दीवार बनाया गया है। और इसी के ये पश्चिमी हो गया टीला और ये पूर्वी टीला हो। और कहीं कहीं ये रक्षा दीवार दोनों को घेरा गया है, दुर्ग टीला और नगर टीला को भी। दुश्मनों की रक्षा को रक्षा से देखते हुए दुर्ग और नगर टीला दोनों को भी घेरा हो गया है। और इसका प्रवेश द्वार यहां से था। इसके पूर्व में प्रवेश द्वार था, अर्थात दुर्ग टीले से अगर नगर टीले में जाना हो तो पूर्वी ही से प्रवेश द्वार था और वहीं से वो चले जाते थे। कहीं कहीं स्थल में, किसी भी स्थल में, कहीं स्थल में तो पूरे एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों को घेरा गया है दुश्मनों की रक्षा के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे दो भागों में बटे हैं। एक है पूर्वी टीला, दूसरा है पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा गया है और पूर्वी टीला को नगर टीला कहा गया है। दुर्ग टीला में कौन निवास करता था? तो सम्राट लोग, अधिकारी, जितने बड़े बड़े अधिकारी थे, सम्राट और विद्वान वर्ग थे, वह दुर्ग टीला में निवास करता था।
जबकि पूर्वी टीला जो नगर टीला था, यहाँ में सामान्य जनता इसमें निवास करती थी। सभी स्थलों का नगर दो भागों में बटा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर दो भागों में बटा हुआ था, पर एक अपवाद स्वरूप है, एक स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा यह एक अपवाद है कि यहाँ का जो नगर था तीन भागों में बटा हुआ था। तीन भागों में बटा हुआ था। पहला है दुर्ग टीला और दूसरा है मध्यनगर और तीसरा है निचला नगर। तीसरा है निचला नगर। धौलावीरा से नगर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है दुर्ग टीला, दूसरा है मध्य टीला और तीसरा है नगर टीला। केवल धौलावीरा में ऐसा पाया गया है। इसके अलावा सभी स्थलों में नगर को केवल दो भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न पूछता है कि किस स्थल से सिंधु सभ्यता के नगर को तीन भागों में बांटा गया है, तो वह है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क देखें और इसके भवन निर्माण को देखें तो जो सड़कें थी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी। तीस फीट चौड़ा था। इसी सड़क के किनारे किनारे नालियों की व्यवस्था थी, ताकि नल के माध्यम से पानी कहाँ चला जाए, तो जो पानी है ये नदी में चला जाए, ताकि जमाव न हो सके, जल जमाव न हो सके। इस नालियों को बड़े बड़े पत्थरों से ढका गया था। जो यहाँ मकान बना था, इस मकान के दरवाजे और खिड़कियां ये गली हो गई। गली, यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां गली की तरफ खुलती हैं। दरवाजे खिड़कियां, यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर वह गली की तरफ खुलती है। लेकिन एक स्थल अपवाद है, लोथल। लोथल के मकान के जो कमरे हैं, उसके दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ खुलते हैं। लोथल के एक ऐसा स्थल है जो अपवाद है। यहाँ के जितने भी मकान बने हैं, यहाँ के मकान के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ खुलते हैं। बाकी स्थल के मकान के दरवाजे और खिड़कियां गली की तरफ खुलते हैं। यहाँ की जो नालियां थी गली में चली जाती थी। आंगन का जो पानी होता था वह नली के माध्यम से, नाली की व्यवस्था थी, और यह जो है नाली के माध्यम से ये नाला में आ जाता था पानी, और यह पानी जो है नदी में चला जाता था। इस तरह नाली की व्यवस्था इसलिए की गई थी
ताकि बरसात के दिनों में जल जमाव न हो सके। सड़कें थी यहाँ पे, कैसी सड़कें थी? तो समकोण पे काटती हुई सड़कें बनाई गई हैं। दूसरा है मकान। यहाँ के मकान कैसे थे? तो मकान पक्की ईंटों के बने हैं, पक्की ईंट के बने हैं। हर मकान में कुआं है, हर मकान में कुआं है, आंगन है, आंगन है, नाली की व्यवस्था है, दरवाजे और खिड़की है। सप्तमा, मकाने यहाँ पे जो बने हैं वह मकाने बहुमंजिले हैं, बहुमंजिले मकाने बने हैं। आठवां, बहुमंजिले जो मकान बना है, एक तल से दूसरे तल पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया गया है, अर्थात वहां सीढ़ी भी बनाया गया है। और ये सीढ़ी किसका है? तो यह सीढ़ी ईंट का बना है, ईंट का बना है। तो यहाँ पे जो नगर है और मकान है, इसमें हर मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, हर मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग, कुएं का प्रयोग, आंगन है, नाली है, दरवाजे और खिड़कियां हैं, बहुमंजिले मकान है। बहुमंजिले मकान पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, और सीढ़ियां किसकी बनी हैं? तो वह ईंटों की बनी है।